Hello everyone, we are back with another new video. It's Naila Khan. It's Naila Khan and you're watching our YouTube channel. नाइला पाकिस्तानी तो रिक्शा। जी दोस्तों, आज हम सुबुही जी की वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जिसमें वो बात करेंगी कि भारत की खवातीन कितनी ज्यादा लकी हैं और इसके पीछे वजह क्या है। ये तो वीडियो देख के पता चलेगा, बट स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर न्यू हैं की रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करें। हमारे व्लॉगिंग चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वहां पर हमारे डेली व्लॉग्स आते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे पास अभी अबू धाबी से जस्ट कल ही एक धमकी आई। उन साहब को मेरे लिपस्टिक लगाने से परेशानी थी, उन साहब को मेरे बाल खोलने से परेशानी थी। तेरा रेप होगा, इंशाल्लाह तेरा रेप होगा। क्या ये इस्लाम है? यहाँ पर हमें पता चला कि हैदराबाद में आज भी 21वीं सदी में भी मिस्यार मैरिज नाम से एक शादी होती है। मिस्यार मैरिज यानी ट्रैवलर्स मैरिज, यात्रियों का निकाह। कि कोई भी मुसलमान पुरुष अगर यात्रा कर रहा है, चाहे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, वो उतने समय के लिए किसी भी मनचाही मुसलमान लड़की के साथ निकाह कर सकता है। और उस निकाह की एक एक्सपायरी होती है, जैसे दवाइयों की एक्सपायरी होती है, उस निकाह की एक्सपायरी होती है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ कि अरब से 60-60, 70-70 साल के शेख हैदराबाद में आकर मुसलमान बच्चियों, 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। निकाह तो छोड़िए, उनका शारीरिक शोषण करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, हमारी नाक के नीचे सिर्फ शरिया को इस्तेमाल करके। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत। अब तो बहुत थैंकफुल हैं हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो वो ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून ले आए। क्योंकि ट्रिपल तलाक, तलाक 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 करके आपने महिला को छोड़ दिया, ये बात वहीं तक नहीं रुकती है। आप कहते हैं कि ये सिविल लॉज है, हमारा पर्सनल मैटर है। नो, कोई भी सिविल लॉ पर्सनल रहती नहीं है, बिकॉज सिविल लॉ की आड़ में आप क्रिमिनल लॉज का वायलेशन करते हैं। ट्रिपल तलाक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन है, जहाँ पे आप महिला का फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, वर्बल हर तरह का अब्यूज कर रहे हैं, लेकिन आप पर्सनल लॉ की गवाही देकर या शरिया लॉ का इस्तेमाल करके बच के निकल के चले जाते हैं। तीसरा उदाहरण मैं देती हूँ, हलाला। हलाला आज भी होता है मुसलमान समाज में कि अगर किसी मुसलमान पुरुष ने 3 बार तलाक 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 बोल दिया और महिला उसके सामने गिड़गिड़ाई कि हाँ मुझे रहना है, तो अब शर्त आती है कि नहीं नहीं, अब तो तलाक हो गया, अब तो हलाला से ही तुम वापस मेरी बीवी बन सकती हो। हलाला क्या है कि आप किसी दूसरे पुरुष से शादी करेंगे, आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, फिर आपका उससे तलाक होगा, तब आप अपने पहले शौहर से दोबारा निकाह कर सकती हैं। ये सीधी सीधी रेप लॉज का वायलेशन है। आप किसी मुसलमान महिला का शारीरिक शोषण शरिया लॉ की आड़ में रेप कर रहे हैं किसी महिला के साथ, तो देखिए मैं कहती हूँ कि बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। मुसलमान महिलाओं का चीरहरण, मुसलमान महिलाओं के आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाई जा रही है, जो उनका आंचल खींचा जा रहा है, वो एक्चुअली शरिया लॉ के द्वारा खींचा जा रहा है। और जितने भी ये इस ऐसी मानसिकता के पुरुष हैं जो महिलाओं को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो सीधा सीधा डंके की चोट पे करते हैं बोल के कि हमारी पर्सनल लॉ है। तो देखिए पूरे इशू को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम हर विषय पे क्लैरिटी के साथ, तर्क के साथ जवाब ढूंढेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे प्रकरण का। देखिए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन नजदीक हैं। हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका सम्मान मुसलमान महिलाओं में बहुत है। मैं आपको कारण बताती हूँ। जब हम प्रवास कर रहे थे, तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश की टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से। शायद ही कोई जिला ऐसा हो, शायद ही कोई गांव ऐसा हो, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय की महिला इस चीज से इनकार कर ही नहीं सकती कि योगी जी के शासन में या योगी जी के सेवा काल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम लोग दिन रात 24 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, टीम में महिलाएं भी होती हैं। बड़े बड़े घटनाएं तो आप छोड़िए, छेड़खानी की घटना भी खत्म हो गई हैं। पहले जो है गली मोहल्लों चौबारों में, पान की दुकानों में गैंगस्टर्स, माफियाज, रेपिस्ट खुल्लम खुल्ला घूमते थे उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी की जा रही है, क्योंकि मुसलमान महिला साइलेंट वोटर है योगी जी के लिए। मुसलमान महिला योगी जी को वोट करेगी। जितना योगी जी को ये लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा, मार्क माई वर्ड्स, इस बार उत्तर प्रदेश में चमत्कार होगा, यूपी में इस बार मिरेकल होगा। क्योंकि ये लोग मानवता विरोधी हैं, ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग देश विरोधी हैं, और प्रोपेगेंडा क्रिएट करके झूठ पे आप बहुत लंबे समय तक अपने महल खड़े नहीं कर सकते हैं। ये पूरी जो राजनीति खड़ी करी गई है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, एक सांप्रदायिक माहौल खड़ी करने के लिए करी गई है। क्योंकि यूपी की महिलाएं समझ गई हैं कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, हम किसी मस्जिद का इमाम चुनने नहीं जा रहे हैं कि हम ये सोचें कि वो हमारे ही मजहब का हो। जब हम अपना जनप्रतिनिधि चुनने जाते हैं तो देखिए उसके पैरामीटर्स, उनका
पंथ या मजहब या उनकी जाति नहीं होती। किसी को अपना लीडर जब हम चुनने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है हमारे प्रदेश में, गैंगस्टर्स, गुंडा, माफिया खत्म हो गए हैं, कितनी जातिगत दंगे भड़काने की कोशिश करी गई उत्तर प्रदेश में, उन सब को पुलिस ने प्रोएक्टिवली योगी जी के डायरेक्शंस में कंट्रोल कर लिया। एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया यूपी के अंदर। और बड़े बड़े भूमाफिया गरीबों की संपत्ति गबन करके बैठे थे, बुलडोजर चला दिए गए संपत्तियों पर। आप विकास की दृष्टि से देखिए, जीडीपी में उत्तर प्रदेश नंबर 6 पर था, आज नंबर 2 पर आ गया है। इंटरनेशनल कंपनी, सारा इन्वेस्टर समिट हुआ था यूपी में, कितने ज्यादा पैसा लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में लगाया है। और क्यों लगाया है वो पैसा? क्योंकि कंपनीज पैसा वहीं लगाती हैं जहां उनको अपना इन्वेस्टमेंट सुरक्षित दिखता है, जहां उनको पता है कि बिजली व्यवस्था प्रॉपर है, सुरक्षा प्रॉपर है, अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर है, वहीं इंसान कहीं ना कहीं पैसा लगाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि रिलीजियस राइट या किसी भी रिलीजन की, किसी भी मजहब की एसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिस क्या होती है? किसी भी रिलीजन की एसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिस वो होती है जो जब उस मजहब का फॉर्मेशन हो रहा हो, जिस वक्त उस पंथ की स्थापना हो रही हो, उसके जो ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों में वो चीज़ कोडिफाइड होनी चाहिए। जैसे सिख समाज के अभी ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि सिख समाज के जो भाई हैं वो अगर पगड़ी करते हैं तो हम हिजाब क्यों नहीं कर सकते? देखिए, सिख समाज में पूरा कोडिफाइड है, वो केश वो नहीं काट सकते हैं, उनको वो बाल कवर करने होते हैं, पगड़ी रखनी होती है, वो उनका एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। मैं इस्लाम संप्रदाय से आती हूँ, मुसलमान रिलीजन को फॉलो करती हूँ, तो मेरा रिलीजन मानता है कुरान शरीफ को। कुरान शरीफ की अगर आप आयतें पढ़ें, कुरान शरीफ की अगर आप स्टडी करें, तो किसी भी आयत में बुर्के का या नकाब में अपने चेहरे को कवर करने का कोई जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ में बात की जाती है आंखों की शर्म की, या वेशभूषा की सेंस में तो पर्दे का जिक्र ही नहीं है। पर्दे का जिक्र है शर्म की सेंस में, कि एक आंखों की शर्म होनी चाहिए। इवन पुरुषों के लिए कहा गया है कि आपकी जो नज़र है वो नीचे होनी चाहिए, महिलाओं के ऊपर गलत नज़र नहीं पड़नी चाहिए। और वेशभूषा की सेंस में ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं कि कवर योर बॉसम्स। बॉसम का मतलब होता है छाती, कि अपनी शर्मगाहों को कवर करें। तो देखिए, कुरान शरीफ हिजाब के और बुर्के के या नकाब के बारे में ये कहता है, तो ये डेफिनेटली कोई रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए मानते हैं, बिकॉज एक कस्टम, एक प्रैक्टिस सालों साल चलती है। तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर रिलीजन भी नहीं है लेकिन फिर भी आप मानते हैं, तो सर कवर करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सर ढकना, चुन्नी सर पे लेने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब वो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के नकाब बन जाता है। हिजाब करते करते कई बार लोग अपना पूरा चेहरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो महिलाएं हैं तो उनसे कोई कुछ कह नहीं पाता। लेकिन कई बार उस नकाब के पीछे या उस नकाब की आड़ में कई बार देश में आपराधिक गतिविधियां भी हो जाती हैं। और एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ, आज फिर देना चाहती हूँ, कि हमारे घर की कोई डोरबेल बजाए कोई नकाबपोश व्यक्ति, हम क्या बिना पहचान देखे उसको अपने घर में आने देते हैं? हम नहीं आने देते हैं, बिकॉज हम अपनी घर की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं कि पता नहीं कौन है उस नकाब के पीछे। तो जब हम अपने घर की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं, तो हम अपने समाज की, देश की सुरक्षा के लिए चिंतित क्यों नहीं है? कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, महिलाओं के स्कूल में नकाब पहन के कोई पुरुष ही घुस जाए, तो कोई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे दे, तो मुझे लगता है कि नकाब तो कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। और हिजाब के बारे में कुछ बैलेंस पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि चीज़ें सोची जा सकती हैं, और वो मुसलमान महिलाओं को ही आगे आकर सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई हमारा रिलीजन कहता है इस चीज़ को करने के लिए। तो मुझे लगता है अगर हम इस तरह से तार्किक तौर पे सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्लियर किया ही। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है इसको देखने का संवैधानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू रिलीजन, यानी कि अपने मजहब को मानना। देखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। उसमें अनुच्छेद 25 हमें हमारा मजहब का पालन करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का और प्रवचन करने का अधिकार देता है। लेकिन वो हमारा एक निजी अधिकार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं है, उसके साथ कुछ शर्तें होती है। शर्तें जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, कि आप पर्सनल लाइफ में कुछ भी करिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन जब आप किसी पब्लिक प्लेस में, किसी सार्वजनिक इंस्टीट्यूट में, सार्वजनिक व्यवस्था में जाते हैं, तो आपको वहाँ के नियम, कायदे, कानून, वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ की लॉ माननी पड़ती है। इवन इंस्टीट्यूशंस के, संस्थानों के भी संवैधानिक अधिकार होते हैं। हम किसी स्कूल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन नहीं कर सकते, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करके हम अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं।
और जो शर्तें मैं बता रही थी कि हर मौलिक अधिकार के साथ अटैच्ड होती हैं, उसमें सार्वजनिक व्यवस्था में एक उदाहरण और देना चाहती हूँ मैं। कई बार हम देखते हैं कि सड़कों पर लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो भी राइट टू रिलीजन का इस्तेमाल करके। मौलिक अधिकार का दुरुपयोग होता है, या मौलिक अधिकार के नाम पे लोगों की जो भावनाएं हैं वो भड़काई जाती हैं। आप डेफिनेटली नमाज जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में नहीं, किसी को असुविधा देकर नहीं, सड़कें जाम करके नहीं, किसी का रास्ता रोक कर नहीं, या सिटी को, सड़कों को, मोहल्लों को होस्टेज बनाकर नहीं। तो देखिए, ये चीज़ें संविधान को हमें टोटलिटी में समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं या बिना इन शर्तों के संवैधानिक अधिकारों को सोचते हैं कि हम इस्तेमाल करें या हमारे हक में बेहतर है, तो कहीं ना कहीं हम अपराध कर रहे होते हैं अपने देश के कानून के खिलाफ। एक उदाहरण और देती हूँ, एक और शर्त जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ होती है, वो होती है नैतिकता, यानी कि मॉरलिटी। हमारा मौलिक अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच भी है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन नैतिकता की धज्जियां उड़ाकर नहीं, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे हम किसी के पूजा पद्धति को, किसी के आराध्य को, देवी देवताओं को गाली नहीं दे सकते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। नैतिकता की को आप तार तार करके अपना कोई भी मौलिक अधिकार एक्सरसाइज करेंगे तो आप कोई ना कोई अपराध कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तीसरा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, शिष्टता, जिसको कहते हैं डिसेंसी। जैसे अपने शरीर को कवर करना किसी महिला का अधिकार है, ऐसी मैं कहती हूँ कि बिकनी पहनना या मॉडर्न कपड़े पहनना भी किसी महिला का अधिकार है। लेकिन बिकनी पहनने की या मॉडर्न कपड़े पहनने की भी कोई जगह होती है, कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बिकनी अगर कोई महिला पहनती है तो वो स्विमिंग पूल पे पहनेंगी या फिर बीच पर पहनेंगी। क्या डिसेंसी को तार तार करके, शिष्टता को तार तार करके शॉपिंग मॉल में तो नहीं घूमने लग जाएंगी बिकनी पहनकर, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तो नहीं चली जाएंगी बिकनी पहनकर। तो देखिए, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। आजकल कहते हैं ना कि या तो कॉमन सेंस लोगों के पास ख़त्म हो गई है, या फिर रिलीजन, जातियाँ, पंथ, मजहब, संप्रदाय इतने बड़े हो गए हैं कि हम लोग इंसानियत को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे का बवाल बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि और बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखने का एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है। जैसे महिला के चुनने के अधिकार की बात हो रही है, तो देखिए, अगर कहते हैं कि मुसलमान महिलाओं का अधिकार है, आप उनके राइट टू चॉइस का हनन कर रहे हैं। मैं ही कहती हूँ, क्या मैं मुसलमान महिला नहीं हूँ? यहाँ पे मेरी बहनें खड़ी हैं, कुछ कवर करे हुए अपने बॉडी को, मैं बाल खोल कर खड़ी हूँ, तो क्या मेरा चुनने का अधिकार नहीं है? जब मेरे चुनने की बहुत सारी ऐसी मुसलमान महिलाएं आती हैं, वो खड़ी हैं, वो बिना सर कवर करे खड़ी हैं, तो बहुत सारी ऐसी मुसलमान महिलाएं हैं जो नहीं हिजाब करती हैं, उनके चुनने के अधिकार का क्या? उनको हमेशा गलत महिला होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उनको काफिर होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मेरे पास अभी अबू धाबी से जस्ट कल ही एक धमकी आई, उन साहब को मेरे लिपस्टिक लगाने से परेशानी थी, उन साहब को मेरे बाल खोलने से परेशानी थी। ऐसी मुसलमान महिलाएं जो नहीं हिजाब करना चाह रही हैं, उनको आप अब्यूज करते हैं, उनको आप गाली देते हैं, उनको आप धमकियां देते हैं, तेरा रेप होगा, इंशाल्लाह तेरा रेप होगा। क्या ये इस्लाम है, या ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले मुसलमान हैं? मेरा ये सवाल भी है मुस्लिम समाज से कि अगर चुनने का अधिकार है तो दोनों ही तरह की महिलाओं को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैम, एक सवाल है कि जो अगर बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से हैं, उनका जवाब आया कि अगर आपको हिजाब नहीं पहनने दिया जाता स्कूल में तो आप न्यूड होकर चले जाइए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि नोबेल पुरस्कार उनको मिला है, पूरे अगर बात करें सभी देशों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, उनका ऐसा वक्तव्य कैसे देखती हैं आप? देखिए, दुख होता है, बहुत शर्म आती है, अफसोस होता है। ये वही मलाला यूसुफजई हैं जिनको हिजाब ना करने पर, सर ना कवर करने पर, बुर्का ना पहनने पर दिमाग में गोली मार दी गई थी। ये वो मलाला यूसुफजई हैं जो मुस्लिम महिला अधिकारों की बात करके यहाँ तक पहुँची हैं। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, और पुरस्कार मिलने के बाद दुनिया उनको सराखों पर बैठाती है, एक उम्मीद से उनको देखती है कि शायद ये मुसलमान महिलाओं की जो प्रताड़ना है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी, शायद मुसलमान महिला जो जूझ रही है अपने अधिकारों की, उसके लिए शायद ये कोई लीडरशिप लेकर आएंगी। लेकिन समाज में इस तरह के लोग जो किसी विषय को लेकर नेता बनते हैं, अक्सर सबसे पहले उस विषय को ही भूल जाते हैं। ये बहुत बार हमने देखा है। समाजवाद की बात करने वाले सत्ता में आते ही सबसे पहले समाज को तोड़ने लग जाते हैं,
या वामपंथियों की आप बात देखिए, वामपंथी सत्ता में आने के लिए समाज को तोड़ते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, इक्वालिटी राइट्स की बात करते हैं, और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले इक्वालिटी ही खत्म करते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको ही खत्म करते हैं। लेनिन, स्टालिन, इदी अमीन, पोल पॉट, कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जो सत्ता में आने के बाद लेबर कैंप्स बना दिए गए कि जो उनकी मानसिकता से अग्री नहीं करता है उसको लेबर कैंप्स में डाल के मार देते हैं। वर्ल्ड वॉर से 3 गुना ज्यादा जो इंसानों का मास रेप, मर्डर, स्लॉटर हुआ है वामपंथी मानसिकता के द्वारा। तो हमें ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना चाहिए जो कई बार विषय तो ऐसे उठाते हैं जो लोगों के दिल के नजदीक होते हैं, लेकिन उस विषय के समाधान उनको नहीं चाहिए होता, बस नारेबाजी उनको करनी होती है, उस विषय को इस्तेमाल करके नेता बनना होता है। तो मलाला यूसुफजई को भी मैं आज उसी कैटेगरी में मानती हूँ। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और सबसे पहले मेरा रिएक्शन इस वीडियो पे ये है कि भारत की जो खवातीन है जो कि समाज के लिए काम करती हैं, सबूही जी हैं, और निगत अब्बास जी हैं, अंबर जी हैं, और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो कि मुस्लिम खवातीन के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं ताकि ये सिक्योर रहे, सेफ रहें। तो उनको देख के हमारे अंदर बहुत हिम्मत पैदा हुई है। मैं शायद ये 1 साल पहले एक बहुत ही कमजोर लड़की होगी, हाँ, लेकिन आज 1 साल के बाद जब मुझे लगता है कि नहीं यार, खवातीन दुनिया बदल सकती हैं, हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी भी कोई बात सुनेगा, तो मुझे यहाँ पे रह के बहुत ज्यादा हौसला है इनकी वजह से। और वहां पे रह के औरतों को कितना हौसला, जब कोई आपको एक अच्छी एडवाइस दे दे, वो जहां भी मर्जी रहे, लेकिन वो हिम्मत आपको मिल जाती है। वहां से हिम्मत हमें यहाँ मिली है, और हमसे पता नहीं कितने लोगों को आगे हिम्मत बहुत है। जब हम एक चेन बना लेते हैं, वो चेन फिर रुकती नहीं है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और जो धमकियों वाला सिस्टम है यार, जो इंसान अच्छा काम करता है ना, उनको धमकियां आती रहती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। धमकाने में और करके दिखाने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो धमकाने वाली चीज होती है उसमें सच्चाई नहीं होती, वो सारा झूठ होता है। कोई भी आके आपको भटकाते हैं, भटका देते हैं, कमेंट्स में आके कोई कुछ भी बोल देता है, वो उसका ज़र्फ है कि वो कितना इंसान, उसकी किस घर में तरबियत हुई है, वो किस तरह उठता है, बैठता है। एक कमेंट से आप उसकी फैमिली तक का अंदाजा लगा लेंगे, और उसमें अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, उससे हम ये भी अंदाजा लगाते हैं यार देखो ये कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते, कितनी तमीज से ये बात कर रहे हैं, जी 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 जी। हम उनसे मिले नहीं होते, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है कि यार कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो यही चीज इंसान को ना रिप्रेजेंट करवा देते हैं कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग। और मैं ये बोलूंगी, जैसे हमने तो यहाँ पे पाकिस्तान में जन्म लिया, यहाँ पे पले बढ़े, यहाँ पे तालीम हासिल की, तो हमें यहाँ के लोगों का नेचर ज्यादा अच्छे से पता है, ठीक है। और फिर जब हमने यूट्यूबिंग स्टार्ट की, भारतीय लोगों से इंटरेक्शन हुआ, फिर कमेंट्स पढ़े, फिर विमेन एम्पावरमेंट पे वीडियोस देखी भारत की, तो एक चीज तो मैं बड़े ही कहते हैं ना गारंटी के साथ ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि भारत में जो है ना खवातीन को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलती है। वो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं कहती हूँ कि वो आखिरी लेवल है, इससे आगे मेरा नहीं ख्याल कोई होगा। क्योंकि उनके स्कूल्स में औरतों को बताया जाता है, वहाँ की मीडिया बोलते हैं कि वुमेन्स अपने हक के लिए खड़ी हो, वुमेन्स कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का रूप है, इसलिए वो उनको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। सो हमें भी ये चीजें, पॉजिटिव चीजें इंडिया से सीखनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी बेटियों, अपनी माओ को, मुस्लिम हो या हिंदू गर्ल हो, सबको बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये चीज मुझे उनकी बहुत पसंद आती है। कॉपी कर लो, कॉपी बहुत इजी तरह इंसान कर सकता है, देख के अच्छा ठीक है इसने ये अच्छा काम किया, मैं भी करने की कोशिश करूंगा, ये चीज अच्छी होती है। लेकिन हम कहेंगे हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो चीज कभी भी नहीं होती। और जैसे नायला की बात ठीक है कि जो बोलते हैं उनके बात पे फोकस मत करें, जो अच्छे कमेंट्स देते हैं उनके उस पे फोकस करें। और ये जो शादी उन्होंने बोली, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुनी कि किसी भी पैसेंजर के साथ अपनी बेटी की या बहन की शादी 10-15 दिनों के लिए कर दी जाती है, उसके बाद जब वो वहां से मूव ऑन हो जाता है तो शादी को खत्म। ये क्या, ये तो टोटली सेक्सुअल हैरासमेंट बनाया हुआ है कि यार वो आएगा वहां से पैसे ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर खत्म। तो वो लड़की बेचारी का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है यार? उसकी आवाज भी तो कोई क्या उसको बोलते हैं, उसके हक के लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। और मोदी सरकार ने, मोदी जी इतने आइडियल, मैं उनको सच में बहुत पसंद करती हूँ, इतना मैं उनको पसंद करती हूँ ना। मेरा तो कहते हैं ना यहाँ पे अगर अलाउ हो तो मैं उनके नाम का टैटू बनवा लूँ, मुझे इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक न्यूट्रल इंसान है और वो उन्होंने कभी सियासी एतबार से लोगों को भलाई नहीं कोशिश, वो दिल से करते हैं जो भी करते हैं। ट्रिपल तलाक खत्म की, अभी भी मुसलमान ट्रिपल तलाक दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली खत्म हो गई ना, अब उस तरह की नहीं है, नहीं लोग डरते हैं। और जो लड़कियों की एज 21 साल की जो लीगल एज है अब वो 21 साल की होगी, तो मोस्टली गर्ल्स ग्रेजुएट हो रही हैं। और मुस्लिम
लड़कियों को स्कॉलरशिप देते हैं ताकि ये आगे पढ़े और आगे पढ़े और आगे पढ़े, बड़े मुल्क के। और मेजर साहब भी बोलते हैं कि हम मुस्लिम लड़कियों से यही बात कहेंगे कि हम आपको टॉपर्स की लिस्ट में देखना चाहते हैं, आगे आओ। तो वो इतना ज्यादा सपोर्ट करें। मेरे ख्याल से अब वहाँ की लड़कियां काफी ज्यादा पैशनेट हो गई हैं आगे बढ़ने में। और जो गलत चीजें, देखो जिन्होंने हिजाब करना है ना वो वैसे भी करेंगे, आज से पहले भी कर रही थी जब हिजाब इशू नहीं था, ठीक है। इंडिया 1947 में आजाद हो गया और आज 2022 के भी बस 20 दिन रह गया ना कंप्लीट होने के, वो पहले भी करती थी। और जिन्होंने वीडियो में देखा जो सुबुह जी के साथ वुमेन थी वो भी नहीं कहा नहीं, और जिन्होंने नहीं करना उन्होंने ना पहले किया है ना वो अब करेंगे। तो ये बात है कि कुछ लोग मिलके प्रोपेगेंडा करें और उनको ये करके भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत में इंसाफ करने वाले लोग हैं, वहां पे बहादुर औरतें बैठी हुई हैं जो मुस्लिम लोगों को आगे एजुकेट कर रही है, उन्हें बता रही है कि आपका राइट क्या है। और सिख लोगों की तो पगड़ी कंपल्सरी है यार, वो मिस हो ही नहीं सकती, वो अब से नहीं है, वो मिस हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हमारा हिजाब इतना कंपल्सरी होता है तो दुनिया की हर मुस्लिम औरत के सर पे होता। ईरान वालों के सर पे है, उन्होंने भी कह रहे हैं कि बस अब कितनी बहादुर इंतहा होती है। अब उन्होंने कहा कि अब हमने हाथ उठा लिए हैं, उन्होंने मारे खा लिए, इतना ज्यादा वहां पे सब कुछ हो अभी भी बताया जा रहा है, लेकिन वो अपने हक के लिए खड़ी है। वो कहते जबरदस्ती नहीं करेंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मैं एग्री करूंगी सबूही जी से कि सबको एक कानून के तहत जो है ना चलाना चाहिए। ये जो शरिया लॉ का इस्तेमाल करके सब चीजें ये बच बचा हो जाता है ना इनका कि ये हमारे लॉ में हम मुस्लिम हैं, तो एक यूनिफॉर्म लॉ के में जब सबको डील किया जाएगा ना, आई थिंक सो ये मसले भी हल हो जाएंगे और भारत की औरत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और उसको पावर मिलेगी और उसको जो है ना एक डर की जंजीरों से वो निकल के बाहर अपनी जिंदगी जिएगी। और इंडिया में तो ऐसी बहुत टैलेंट है और ये टैलेंट भी बहुत है और सबसे ज्यादा क्रेडिट तमाम सनातनी भाइयों को जाता है। यकीन करें वो किसी मुस्लिम महिला से नहीं मिले, लेकिन शो पे 2-2 घंटे की डिबेट करके यार जो एक सनातनी बहन को राइट्स है वो एक मुस्लिम बहन को क्यों नहीं, उनको क्यों रोक के रखा है, वो कॉलेज क्यों नहीं पढ़ रही, वो स्कूल क्यों नहीं जा रही, वो 16 साल की उम्र में क्यों शादी कर रही है, उन्हें ट्रिपल तलाक क्यों दी जा रही है, उनको उनसे 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे क्यों पैदा किए जा रहे हैं, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। तो इतना यार उन्हें पता है कि कह देना बड़ी बात, उन्हें पता है कि जो मुस्लिम लेडीज है वो तो आएंगी नहीं, अगर हम उनके लिए बात करेंगे शायद किसी में इतनी हिम्मत हो वो हमारी बातें सुन के यार वो बहुत अच्छे हैं। यही चीजें हैं, सनातनी जितने भी भाई हैं अपने मुसलमान बहनों के लिए बहुत अच्छा काम मुसलमानों के नहीं, वो अफगानियों को भी उसी तरह से सपोर्ट करते हैं। जिस इंसान पे जुल्म होता है हिंदुस्तान उसके लिए खुला है, वो बोलते हैं यहाँ पे दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छे तरीके से और अच्छी नीयत से आओ, वरना वहाँ पे जो है ना आप जो बुरी नीयत वाले हैं, जैसे हमने ब्लॉक किया हुआ है। किसने? वो इंडिया कहाँ पाकिस्तानियों को आने दे रहा है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया था ना। तो वही बात है ना, जो इंसान अच्छा करेगा उसकी हर कंट्री में इज्जत है। जो इंसान अपने कैरेक्टर से बाज ही नहीं आएगा, बार बार वही चीज को गलत चीज उनकी कंट्री में फैलाएगा, तो फिर तो कोई भी नहीं चाहता ना कि हमारी कंट्री के लोगों की जाने जाए। तो फिर तो कुछ ना कुछ इस सरकार को करना पड़ता है आवाम को महफूज करने के लिए। तो इसलिए मोदी जी ने ये किया। तो हम ये भी करते हैं कि यार ठीक है, अगर इन लोगों अपने मुल्क को यार बेहतर चला रहे हैं, बहुत बेहतर चला रहे हैं। और ये जो हिजाब इशू में यकीन करें 2023 में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मुझे बस ये कुछ ये चुनाव तक का ही है, जैसे चुनाव खत्म होंगे ना फिर ये लोग कहीं भी नहीं नजर आएंगे, तो जिंदगी मामूल के तरह अपने जो है ना सर्कल में चलेगी, हाँ मामूल की तरह रवा दवा हो जाएगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। सबूही जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लव यू मैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।